गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। ओके ओके ठीक है बच्चों, अब मैं आपसे बिना टाइम दबाए है ना क्लास टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहला काम ये है कि अपन जो टॉपिक चालू कर रहे हैं ना सेल कोशिका, तो कोशिका में हम लोगों ने केंद्र पे पढ़ लिया और ये चैप्टर थोड़ा ज्यादा बड़ा हो रहा है तो मैं थोड़ा कुछ छोटे चैप्टर करवा रहा हूँ आपको ना। छोटे चैप्टर पढ़ने से क्या होगा, एक तो सिलेबस थोड़ा फास्ट होगा और एक आपको कॉन्सेप्ट पड़ेगा कि हमारा सिलेबस भी हो रहा है। अब बच्चों आप अपने वीडियो चालू कर लो। बच्चों ऑडियो को तो बंद कर लीजिए और वीडियो को चालू कर सकते हैं आप लोग। दीपल गुड मॉर्निंग, पायल गुड मॉर्निंग बेटा, ठीक है। वीडियो को चालू कर लीजिए आप लोग एक दो बच्चे, ताकि मुझे आपको पता लगता रहे आप लोग पढ़ रहे हैं ना। वीडियो को चालू कर सकते हैं एक दो बच्चे। चलो ठीक है बच्चों, मैं आपका पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं आज, है ना। फर्स्ट बुक ले ली क्या आप लोगों ने? बुक ले ली दीपल, बुक ले ली अनीसा? यस सर। बुक ले ली ना? यस सर। यस सर। ठीक है ओके। आप लोग पहले आपके बुक का फर्स्ट चैप्टर हम लोग चालू कर रहे हैं। आवाज सही आ रही है? क्लियर आवाज सही आ रही क्या? किसी का आप देखो किसी का कहीं ऑडियो चालू है, किसी का ऑडियो चालू है, ऑडियो को बंद करो आप, ठीक है। अब चालू करें बेटा फर्स्ट चैप्टर हम चालू करें, ठीक है। सेल वाले चैप्टर को हम लोग थोड़ा बीच छोड़ रहे हैं, नया चैप्टर चालू कर रहे हैं लेसन 1। बच्चों फर्स्ट चैप्टर चालू कर रहे हैं हम लोग, फर्स्ट ओके, चैप्टर फर्स्ट ओके बच्चों। फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर जीव यानी कह सकते हैं जीव जगत की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर। अब देखो बच्चों इसमें ज्यादा डिस्कस करते हुए मैं थोड़ा सा इसको ब्रीफ में ज्यादा चलता हूं। जो सबसे पहले तो बात हम करेंगे, जो सबसे पहले मैं आपको बात कर चुका हूं कि बायोलॉजी, ये शब्द हम लोग पहले पढ़ चुके बच्चों। बायोलॉजी शब्द अगर बात हम करें बच्चों, बायोलॉजी शब्द को हम लोग दो शब्द मिलकर बनाते हैं, बायो प्लस लोगस। ये मैंने बता दिया था आपको, मैंने बायो और लोगस बात हुई थी बच्चों। बायो का अर्थ यहां पर क्या बच्चों? सजीव है, और लोगस का अर्थ क्या होता है? अध्ययन करना। क्या करना बच्चों? अध्ययन, ठीक है। ये बता दी था विज्ञान की वह शाखा, ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, है ना, याद है ना। विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम सजीवों का अध्ययन करते हैं, सजीवों का अध्ययन करते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी शब्द का सबसे पहले जो यूज किया गया था बच्चों, लेमार्क ने। किसने किया था? लेमार्क। यानी बायोलॉजी शब्द जो है वो सबसे पहले किसने दिया? लेमार्क। और बायोलॉजी का अर्थ आप समझ चुके हैं, और आप भी जानते हैं बायोलॉजी की परिभाषा क्या होगी? विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों का अध्ययन किया जाता है, बायोलॉजी कहते हैं। ओके बच्चों, बायो प्लस लोगस, ओके। अच्छा अब बात हम करते हैं, वैसे हम जानते हैं कि अंग्रेजी में अगर आप लिखेंगे तो इसे क्या लिख सकते हैं? टू स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग थिंग्स, ओके बच्चों, ठीक है। अब देखो ये सब चीजें लेमार्क ने। अब बायोलॉजी शब्द, बायोलॉजी की दो शाखा होती है। पहली शाखा हम जानते हैं जूलॉजी, और दूसरी होती है बच्चों बॉटनी। ये भी मैंने आपको बता दिया था, बायोलॉजी की ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ओके। अब जूलॉजी शब्द की बात हम कर सकते हैं, ये भी जानते हैं, टू स्टडी ऑफ, ये बता दी मैंने आपको, टू स्टडी ऑफ एनिमल्स, ओके बच्चों, जंतु का अध्ययन, ओके। टू स्टडी ऑफ एनिमल्स, विज्ञान की वह शाखा जिसमें जंतु का अध्ययन करते हैं। यानी सजीव दो प्रकार के होते हैं, अभी बताऊंगा आपको मैं जल्दी जल्दी। सजीव दो प्रकार के होते हैं, ओके बच्चों, पादप और जंतु, और एक और होते हैं सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव भी होते हैं जो पढ़ेंगे भी आपको, ओके। अब देखो, अब बच्चों जूलॉजी का जो अब बात आती जूलॉजी का, यानी फादर ऑफ जूलॉजी। फादर ऑफ जूलॉजी कौन है बच्चों? अरस्तु। कौन है बच्चों? आप लिख रहे हैं ना, फादर ऑफ, यू कह सकते हैं फादर ऑफ जूलॉजी, यानी जूलॉजी का खोज करता है, जूलॉजी जो नाम है वो किसने दिया? अरस्तु, ठीक है, अरस्तु, ओके बच्चों। जंतु विज्ञान, जूलॉजी का हिंदी में नाम क्या होगा? जंतु विज्ञान। ये भी ध्यान देंगे, जूलॉजी को आप लोग बोलते हैं। और आप लोग बायोलॉजी क्या है? तो बायोलॉजी का तो जीव विज्ञान, देखो अलग है ना।
जीव, तो जीव में तो दोनों आ गए, सजीव और जंतु और पादप दोनों आ गए। ये कौन है? जंतु। अच्छा, बोटनी कौन है? पादप विज्ञान। इसको बोलते बच्चों टू स्टडी ऑफ प्लांट्स। ओके, टू स्टडी ऑफ प्लांट्स, विज्ञान की वह शाखा जिसमें पादपों का अध्ययन करते हैं। ओके सर, इन दिस ब्रांच वी स्टडी ओनली प्लांट्स। हम केवल किसका अध्ययन करेंगे? प्लांट्स का। और जूलॉजी में किसका करेंगे? एनिमल्स का। जैसे हम लोग कौन है? एनिमल्स है। ओके बच्चों, बता दूंगा, अभी 2 मिनट दीजिए मुझे। अब बात आती फादर ऑफ बॉटनी। फादर ऑफ बॉटनी कौन है? थियोप्रास्टा। थियोप्रास्टा, ठीक है, थियोप्रास्टा, ये ध्यान दोगे। फादर ऑफ बॉटनी कौन है? थियोप्रास्टा, ठीक है। थियोप्रास्टा साइंटिस्ट है जिन्हें क्या बोलते हैं? फादर ऑफ बॉटनी। ओके बच्चों, और फादर कौन होता है? फादर कौन होता है? जो किसी चीज का आविष्कार करे, डिस्कवर करे, पता लगाए, ओके, उसी को हम क्या बोलते हैं? फादर। खोज करता, साइंटिस्ट, अन्वेषण करता, ये कई नाम हम जानते हैं। ओके, तो बॉटनी का खोज करता है, बॉटनी का फादर कौन है? थियोप्रास्टा, ठीक है। और जूलॉजी का कौन है? जूलॉजी का कौन है? अरस्तु। ओके बच्चों, समझ आ गया। और बायोलॉजी शब्द किसने दिया था? लेमार्क। ओके, चलो अब बच्चों ये तो हमारा हो गया। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सजीव क्या है। ये हम बताए, ये मैंने कल बता दिया था। सजीव, ये भी बहुत पहले पढ़ चुके हैं। अब बच्चों सजीव क्या है? कॉमन सी बात, सजीव लिविंग और नॉन लिविंग। हम जानते हैं कि ये मैं आपको पहले डिस्कस कर चुका हूं। लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग में अगर मेजर डिफरेंट बात हम करें, जो लिविंग थिंग क्या होती है? जो ग्रोथ कर सके बच्चों, जो ग्रोथ कर सके, जिसकी निश्चित आकृति हो, निश्चित आकार हो, कोशिकाओं से मिलकर बने, उसका संगठन हो, उत्तेजनशीलता हो, समझ आ रहा है ना? जो जनन कर सके, ओके, जो समस्थापन कर सके, या जो बाहरी वातावरण के साथ, बाहरी वातावरण बच्चों, हमारे शरीर के अंदर का वातावरण कौन है? आंतरिक वातावरण। ओके, और बाहरी वातावरण का क्या होता है? बाह्य। जैसे कि सर्दी, गर्मी, धूप, छांव, ये होती है ना, ये कौन सा वातावरण है? बाह्य। जैसे मैं बोल रहा हूं तो मेरी आवाज आपके लिए कौन सी है? बाह्य। आप मुझे देख रहे हैं, ओके, मैं आपको देख रहा हूं, तो ये एक्चुअली में ये गुण केवल किसके अंदर है? सजीव में। क्या कोई मार्कर पेन, क्या कोई मार्कर पेन बाहरी वातावरण के ताप को, दाब को, पीड़ा को, स्पर्श को, या इसको दर्द को, अगर मैं इस मार्कर पेन को टच कर रहा हूं तो क्या मार्कर को पता लग रहा है? नहीं लग रहा ना, क्योंकि मार्कर पेन, डस्टर, घड़ी, ये सब के सब कौन है बच्चों? नॉन लिविंग, निर्जीव। हाँ, तो पहला चैप्टर हमारा क्या है? सजीव। पहला चैप्टर ये सजीव क्या है? ओके, लिविंग थिंग्स। तो मैं लिविंग थिंग के प्रमुख गुण बता रहा हूं आपको आराम से, जो निर्जीव और सजीव के बीच में। तो वी नो दैट बच्चों, यू नो आल्सो दैट कि देयर आर ए सेवरल डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ओके, तो लिविंग थिंग्स क्या होगी? लिविंग थिंग हमेशा ध्यान दोगे, लिविंग कौन है? लिविंग मतलब सजीव, जो कोशिका या कोशिका से मिलकर बनते हैं। याद करो, मैंने बताया था, जो कोशिका या कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं। ओके, क्योंकि लिविंग यानी सजीव जो होते हैं, हालांकि सजीव 3 प्रकार के होते हैं। सजीव 3 प्रकार कौन? या तो सजीव जंतु होंगे, या फिर कौन होंगे? पादप होंगे, या फिर कौन होंगे? सूक्ष्म जीव होंगे। ओके बच्चों, इस प्रकार सजीवों को हम कितने प्रकार बांट सकते हैं? 3। अब फिर दोनों साथ सूक्ष्म जीव का अध्ययन क्या करेंगे? माइक्रोबायोलॉजी का अध्ययन करेंगे। माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जीव विज्ञान, विज्ञान की बात शाखा जिसमें किसका अध्ययन करते हैं? सूक्ष्म जीवों का, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, समझ आ रहा है ना? कि इनका बीजी, इनका अध्ययन करते जीवन को हम लोग देख नहीं सकते। तो क्या प्रकृति में सूक्ष्म जीव होते हैं? हाँ, जैसे वायरस, क्या कोरोना क्या वायरस ही है? HIV, तो वो एक सूक्ष्म जीव आता है। ओके बच्चों, आगे बढ़ेंगे। अब पहले हम लोग बात करते हैं सजीव के प्रमुख लक्षण। सजीव, ठीक है, पर्सन क्या होते बच्चों? सजीव के प्रमुख विशेषता, या यू कह सकते हैं मेजर, या यू कह स्पेसिफिक कैरेक्टर ऑफ लिविंग थिंग। एक लिविंग थिंग में और नॉन लिविंग में क्या डिफरेंट होता है? तो सबसे पहले हम लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में अंतर करें, तो उसके लिए मैं सबसे पहले आपको क्या बता रहा हूं कि लिविंग जो होते हैं, सजीव होते हैं बच्चों, उसकी विशेषताएं बता रहा हूं। ओके, एक एक करके आप लिखोगे मेरे साथ। तो सजीव, या फिर बोलते उसको क्या बोलते हैं बच्चों? लिविंग। ओके, या फिर क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिज्म। ओके, अब देखो
सजीव की सबसे पहली विशेषता क्या होती है? नंबर 1, सजीव का पहला अगर बात हम करें, सबसे बात हम तो सजीव की, प्रत्येक सजीव का एक आकार और एक आकृति होती है। ये ध्यान दोगे बच्चों, शेप एंड साइज। एक बार ध्यान देना, इसको आप समझना। मैं गुण लिख रहा हूं, फिर आप कर दे जाओगे। पहले मैं विशेषता लिख दूं क्या? मैं सजीवों की पूरी विशेषता लिखता हूं, फिर उसके बाद आप उसको आराम से लिख पाओगे। ठीक है, आराम से। पहला गुण, सजीवों का आकार आकृति होती है। नंबर 2, सजीव का शरीर एक्चुअली क्या होता है? कोशिकीय। कोशिकीय संरचना। सजीव हमेशा कोशिकीय होते हैं, या तो एक कोशिका या बहुकोशिका। प्रत्येक सजीव का कोई ना कोई क्या होता है बच्चों? संगठन होता है। नंबर 4, प्रत्येक सजीव के अंदर क्या होती है? वर्दी। ओके बच्चों, वर्दी और विकास होता है। नंबर 5, प्रत्येक सजीव में उपापचयी क्रिया होती है। उपापचयी क्रियाएं बच्चों, उपापचयी क्रियाओं का मैं अंग्रेजी नहीं लिखा, आप लोग मेटाबॉलिज्म क्रिया होती। उपापचयी क्रिया यानी प्रत्येक सजीव क्या करते हैं? उपापचयी क्रियाएं करते हैं, जैसे श्वसन, उत्सर्जन, पाचन। ठीक है, ओके, बहिक्षेपण। ये सब कौन सी क्रिया बच्चों? उपापचयी, जो 2 प्रकार की होती है, अपचय और उपचय। या तो पदार्थों का शरीर में क्या होगा? संश्लेषण, या फिर क्या होगा? विश्लेषण। तो ये सारा गुण किसके अंदर होता है? सजीव में। क्या बच्चों इस मार्कर में कोई उपापचय क्रिया होती है? शाबाश। नो नो सर। सर। इस घड़ी में, इस टी शर्ट में, सर। इस कैमरे में सर। नहीं होता ना, नो क्योंकि सर। सबके सब कौन? नॉन लिविंग। तो बच्चों ये विशेषता जो मैं बता रहा हूँ, ये सारी अगर ये सब किसकी विशेषता है? लिविंग की। ओके, सजीव की। तो ये विशेषताएं किसमें नहीं होती है? निर्जीव में नहीं होती है। ठीक है, अच्छा। नंबर 6 पर, इनमें कौन सी क्रिया होती है? उत्सर्जन। आप लिख सकते हैं, उत्सर्जन है, श्वसन है। ओके बच्चों, इतना बहुत है, आप समझते हैं। उत्सर्जन, श्वसन या जो भी। ओके, दिख रहा है सबको? दिख तो रहा है ना? नंबर 7 की बात हम करें, 7 की बात हम करें, सभी सजीव एक्चुअल कौन सी क्रिया करते हैं? जैव विकास। मैंने यहां लिख दिया, एक ही बात है, सभी सजीव में जैव विकास होता है। जैव विकास का अर्थ होता है उनके गुणों में परिवर्तन होता है और नई जाति की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो क्या पृथ्वी पर सभी जीव जो हैं क्या लगातार जनन कर रहे हैं? और जनन करने से उनमें नवीन गुणवत्ता संधि पैदा होती है क्या? हाँ। जैसे आज हम लोग, आज मानव की आबादी या मानव की जो आकृति है, क्या 10,000 साल आगे बच्चों, 10,000 साल आगे का मानव आज की तरह का होगा या थोड़ा चेंज होगा? चेंज होगा सर। चेंज होगा सर। चेंज होगा। तो क्या उसकी नई जाति आएगी? तो पृथ्वी पर मौजूद Yes, सभी sir. जो सजीव हैं, सभी सजीव जो बच्चों, एक चाहे वो, मैं फिर कह रहा हूं, ये कोरोना वायरस की बात हम करते हैं, हम रोजाना टीवी में देखते हैं कि कोरोना वायरस ने अपना स्टेन चेंज कर लिया। कभी वो लैम्ब्डा है, कभी वो गामा है, कभी डेल्टा। सुना ना हमने? तो ये कोरोना वायरस की नई नई क्या आ रही है? वेरिएंट, मतलब नई जाति आ रही है। तो हर सजीव में एक नई जाति बनाने का एक गुण होता है क्या? हाँ, जिसे क्या बोलते हैं? जैव विकास। बच्चों आज के, अगर मैं बोलूं आज के 50,000 साल पहले क्या मानव आज जैसा था क्या? नहीं। नो सर। अब तो No, प्रत्येक sir. सजीव के अंदर, प्रत्येक सजीव में एक्चुअली कर सकते हैं कि धीमा और सतत, यानी धीमी और सतत गति से विकास होता है, जिस क्रिया को क्या बोलते हैं? जैव विकास। क्या जैव विकास का गुण क्या इस मार्कर में है? नो सर। अब तो जैव No, विकास sir. का गुण केवल किसके अंदर है? सजीव के अंदर। क्योंकि सजीवों जो में। धरती पर सजीव। जीव आज है, क्या बच्चों वो हजारों साल बाद में भी वो जाति वही रहेगी या कोई नई नई जाति आ जाएगी? नई जाती आएगी। अब वेरी नई गुड। इस जाति। गुण को क्या बोलते हैं? नई जैव जाति। विकास। और मैं बताऊंगा अभी विकास। आपको, एक मैं लिख दूं फिर समझाता हूं। ओके, जैव विकास। ये मैंने आपको किसकी जैव विकास। सबसे आखिरी क्या लिखा बच्चों? जनन। क्या लिखा? जनन। अब मेरे भाई सर, मैं यहाँ पर मैं जगह लिख दूं, यहाँ पर बच्चों नवा लिख दूं। यस सर। उत्तेजनशीलता। नंबर 10, वो ऐसे तो बहुत से गुण है बच्चों। समस्थापन। अब मैं एक एक को लिखता हूं। अब देखो ऐसे तो बहुत सारे हैं, अगर बात हम करें ऐसे तो बहुत है। जैसे यानी आप ये जानते हो बच्चों, ये तो आप जानते हो बच्चों, एक ध्यान दो, प्रत्येक सजीव में अपने बाहरी वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के लिए, बच्चों एक मिनट थोड़ा होल्ड करना है। अच्छा, हाँ बताओ, कर दो आप उसका, क्या बता रहे हैं? तेजी से 21 के ये बोले तो 1000 2000 कर दो आप, करो आप, कर दो कर लेंगे, समझ लो।
ठीक है बच्चों, थोड़ा है ना, सॉरी फॉर दैट, इसका डिस्टर्ब समझ आऊंगा। अच्छा अब ध्यान समझ, अब मैंने बता दूं सजीव की विशेषता केवल 10 ही होती है क्या? आप अपने अंदर देखो, आप सजीव हैं तो आपकी जो विशेषताएं बच्चों वही सजीव की है। क्या आप लोगों में, मुझे तो आप, क्या किसी बाहरी वातावरण में होने वाले परिवर्तनों की जानकारी आपको होती नहीं होती है? ये बरसात आ रही है, धूप पड़ रही है, सर्दी है, गर्मी है, ताप है, दाब है, पीड़ा है, चुभन है, हर्ष है, होता है ना? तो क्या बाहरी वातावरण के प्रति अनुक्रिया करते हैं नहीं करते हैं? करते हैं सर। वेरी गुड। अच्छा मुझे बताओ, जब आप लोग, जब भी कॉमन बात है, आपके शरीर के अंदर जो त्वचा है, तो हम जो त्वचा हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है, क्या ये त्वचा नामक आवरण क्या निर्जीव में पाया जाता है? क्या इस टी शर्ट में त्वचा है? क्या इस मार्कर में, इसमें क्या बोलते हैं इसमें? नहीं है ना? नो सर। सजीव के गुण कम होते हैं, बहुत सारे होते हैं, बहुत होते हैं, लेकिन मैं प्रमुख रूप से कुछ विशेषताएं जो सजीव की होती है वो मैं बता रहा हूं। ओके ठीक है बच्चों, सजीवों के अंदर क्या क्या गुण होते हैं? तो सबसे पहली बात हम कर रहे हैं, देखो आकार आकृति, सभी सजीवों की एक निश्चित आकार आकृति होती है, और ये आकार आकृति हम सबको अलग करती है। जैसे मतलब गाय और भेड़, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, गेहूं, जौ, चना, मक्का, बाजरा, आलू, गोभी, प्याज, लहसुन, शकरकंद, मानव, चिंपैंजी, गोरिल्ला, मगरमच्छ, घड़ियाल, सुन रहे हो क्या? इन सब की आकृति एक है या अलग अलग? अलग अलग है सर। क्या बात, और ये आकृति हम एक दूसरे को अलग करती है ना? यस सर। हमारी सबकी आकृति कौन सी है बताओ? हम सब की आकृति कौन सी है? हम सब की आकृति कौन सी बच्चों? अरे हम सब की आकृति मानव आकृति। कौन सी आकृति है? मानव मानवाकृति। क्या हमारी आकृति, क्या हमारे में कोई गधे जैसा है क्या? क्या कोई जिराफ नो जैसा है सर। क्या? नो सर। नो सर। नहीं है, नहीं है ना? नो सर। तो हम सब की यूं कह सकते हैं, ये सारा गुण किसके अंदर होता है? सजीव में होता है। जबकि निर्जीव की कोई आकृति फिक्स नहीं होती है। जो निर्जीव की आकृति हम लोग चेंज कर सकते हैं, जैसे कंप्यूटर की बात हम कर रहे हैं बच्चों। क्या कंप्यूटर, सभी के पास जो कंप्यूटर है, क्या सभी का जो मोबाइल फोन है, क्या सभी की आकृति एक जैसी है? नो सर। सर। नहीं नहीं, नो सर। नो, क्योंकि निर्जीव की आकृति निश्चित नहीं होती। निर्जीव की आकृति तो हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों? चेंज कर सकते हैं, कर सकते हैं ना? तो आपने क्या देखा, सभी Yes, सजीवों sir. का पहला गुण क्या होता है? सभी सजीवों की एक आकार और आकृति। निश्चित बंद करो, कोई वीडियो चालू कीजिए। भावेश अपने ऑडियो बंद करो, ऑडियो बंद करो। हाँ अब ध्यान सुनो, सभी ज्यादा टाइम नहीं करेंगे हम। सजीवों का आकार आकृति होती है, ओके। निर्जीवों की आकार आकृति निश्चित नहीं होती है। नंबर दो कोश संरचना। सभी सजीव या तो कोशिका या कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं। एक कोशिकीय जीव एक कोशिका से, और बहुकोशिकीय जीव अनेक कोई मिलकर बनते हैं। एक को जीव में जानते हम लोग, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, मोनेरा और प्रोटिस्टा संघ के या जगत के जो जीव होते हैं वो सभी कितने कोशिकीय बच्चों? एक कोशिकीय। सुन रहे हो क्या? तो मैंने कहा बोला, क्या कोई निर्जीव या नॉन लिविंग भी कोशिका से मिलकर बनता है क्या? नहीं बनता। नहीं बनता ना? नहीं बनता। नो सर। वही बात समझ जाओ आप। तो ये सारी किसकी विशेषता है? सजीव की। मतलब सभी सजीव कोशिका, एक बार ध्यान सुनो बच्चों, सभी मेरी बात सुनो, सभी सजीव कोशिका या कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं, ओके। जैसे एक कोशिकीय जीव एक कोशिका से, और बहुकोशिकीय जीव अनेक कोशिका मिलकर बनते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों? यस सर। ध्यान रखिए, सभी सजीवों की उत्पत्ति कितनी कोशिका होती है? एक से। बच्चों हम भी कभी कितनी कोशिका थे? एक। हमारा विकास भी कितनी कोशिका से हुआ बच्चों? एक से। एक से। दो कोशिकाएं, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64, फिर 128, 512। ये लगातार कौन सा विभाजन हुआ? समसूत्री। तो हमारा विकास भी कितनी कोशिका से हुआ बच्चों? एक। और उस एक कोशिका से 9 महीने तक लगातार विकास, जिसे हम बोलते हैं बच्चों गर्भावस्थी। जैसे मानव में गर्भावस्थी कितने माह की मानी गई है? 9 महीने की। मानते हैं ना? तो हम सभी की उत्पत्ति भी कितनी कोशिका हुई है? एक से। फिर अनेक कोशिका मिलकर क्या बनाती है? उत्तक बनाती है। उत्तक मिलकर क्या बनाते हैं? उत्तक मिलकर क्या बनाते हैं? उत्तक तंत्र बनाते हैं। उत्तक तंत्र मिलकर क्या बनाते हैं? अंग बनाते हैं। और अंग मिलकर क्या बनाते हैं? अंग तंत्र। और अंग तंत्र मिलकर क्या बनाते हैं? बॉडी। तो हमारा शरीर भी किससे मिलकर बना हुआ है? कोशिकाओं से। लिख लोगे? लिख लोगे सर। इस लाइन को पूरा करो। देखो यहाँ इसको पूरा करो। देखो इस लाइन को दोबारा बढ़ा रहा हूँ। कोशिका, देखो ये तो जानते बच्चों, सभी का निर्माण या तो किससे होता है?
सेल कोशिका और सेल्स। बच्चों या तो एक कोशिका से या फिर मोर कोशिकाएं। ओके, एक कोशिका जीव में कौन आता है? एक कोशिका में जानते बच्चों, एक कोशिका में जानते अमीबा। अमीबा आता ना अमीबा? यस सर। अमीबा है, पैरामीशियम है, बैक्टीरिया। आप लिख रहे हो मेरे साथ साथ? लिख रहे हो? यस और सर। बहुकोशिकीय जो जीव होते हैं, बहुकोशिकीय जीवों में सबसे पहले क्या बनती है बच्चों? सेल बनती है। फिर सेल का समूह कोशिका विभाजन करके क्या बनाती है? सेल टिश्यू, उत्तक बनाती है। लिख रहे हो मेरे साथ? उत्तक मिलकर Yes, क्या sir. बनाते हैं बच्चों? टिश्यू सिस्टम बनाते हैं। टिश्यू सिस्टम। उत्तक तंत्र, उत्तक तंत्र हिंदी लिखो आप मेरे साथ। उत्तक तंत्र मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन। ऑर्गन यानी अंग बनाते हैं। और अंग मिलकर क्या बनाएंगे? बॉडी ऑर्गन सिस्टम। अंग तंत्र। ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? अंग अंग तंत्र। तंत्र। अंग तंत्र मिलकर क्या बनाएंगे बच्चों? शरीर। इसे आप अपनी भाषा में क्या बोलते हो? बॉडी। अब बच्चों एक बात ध्यान दो, अगर ये कोशिका मानव की है, बच्चों ये किसकी कोशिका है? मानव। देखो हम सभी जन्म से पहले हमारी माँ के गर्भ में हम कितने समय के लिए रह के आए बच्चों? 9 महीने के। तो वो विकास हमारा कौन सा? जन्म पूर्व है। और अभी आप कौन से समय में? जन्म पश्चात। जन्म हो चुका ना आपका, तो अभी आपकी उम्र होगी 12 साल, 15 साल, 16 साल, 17 साल, जो भी आपकी उम्र है। 50 साल भी है क्या कोई? नो सर। अभी 50 साल की भी तुम होंगे, चिंता मत करो। 100 साल की भी होंगे, हमारा आशीर्वाद है। लेकिन मैंने कहा हम सभी पहले कितनी कोशिकीय थे? एक कोशिकीय। ओके, आज हम लोग एक कोशिकीय है कि बहुकोशिकीय है? बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय। तो हमारा सभी का शरीर एक कोशिका मिलकर होना चाहिए। गेहूं, जौ, चना, मक्का, बाजरा, बरगद। अब देखो बरगद कितना बड़ा है, एनाकोंडा, जिराफ, ये बड़े बड़े जीव देखे हमने, ब्लू व्हेल। लेकिन ये सभी पहले कितनी कोशिका होते थे? एक। फिर उस कोशिका में लगातार क्या हुआ? समसूत्री विभाजन। और एक कोशिका कितनी कोशिका बनी बच्चों? 2, फिर 4, फिर 8। फिर कोशिकाओं का समूह। कोशिकाओं के समूह ने क्या बना लिया? उत्तक। क्या बना लिया? उत्तक। फिर कई प्रकार के उत्तक मिलकर। बच्चों पर ध्यान देना। बच्चों अगर ये कोशिका पादप कोशिका है, अगर ये पादप कोशिका है, तो बच्चों ये शरीर किसका है? पादप का है या जंतु का? पादप का। पादप का। अगर ये कोशिका आलू की है, तो ये कौन है? आलू पादप। टमाटर तो टमाटर, गेहूं है तो मटर। अगर ये कोशिका मानव कोशिका, अगर बच्चों ये कोशिका मानव की है यानी हमारी है, तो बताओ एक द्विगुणित कोशिका या एक 2n कोशिका से 8-9 महीने में लगातार समसूत्री विभाजन से नवजात शिशु का विकास होता है। और नवजात शिशु का जब गर्भ में पूरा विकास होता है, तो वो मानव मादा एक शिशु को जन्म देती है, क्या? जिसे हम प्रसव क्रिया बोलते हैं। तो जो शिशु का जन्म होता है बच्चों, वो मानव का शिशु होगा ना? यस सर। यस अरे सर। हम सभी की उत्पत्ति इसी प्रक्रिया से होती है क्या बच्चों? हाँ। अब ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे बच्चों, आगे टाइम अपडेट का टाइम आ गया, 10 मिनट और है, ठीक है? अब इसको ज्यादा लंबा नहीं देखेंगे, जब आप मिले मैं समझाऊंगा। मैं फिर कर रहा हूं, आप भी आज अब जानते हैं हम सभी का जन्म बच्चों कभी ना कभी हुआ था। तो जब हमारा जन्म हुआ था तब हम बहुत छोटे थे, 1 दिन के, फिर 2 दिन के हुए। तो बच्चों जब आप 5 साल के थे और आज में कुछ फर्क हुआ नहीं हुआ? यस सर। और आज के 2 साल बाद में आप इतने रहोगे या कुछ बढ़ोगे? बढ़ेंगे। तो 2 साल बाद आपकी एजुकेशन कक्षा भी बढ़ जाएगी, क्लास भी बढ़ जाएगी, और शरीर की उम्र भी बढ़ जाएगी। बढ़ेगी ना बच्चों? बढ़ जाएगी। तो ये आपके अंदर क्या हो रहा है? विकास और वृद्धि। चलो ठीक है, आगे। यस सर। अब देखो आगे क्वेश्चन होगी। अब नंबर 3 संगठन। प्रत्येक सजीव का कोई ना कोई संगठन होता है। प्रत्येक सजीव का कोई ना कोई संगठन होता है। जैसे या तो किसी मिलकर बना हुआ है कोशिका से, या फिर वो किसी मिलकर बना कोशिकाओं से। तो या तो उसका शरीर का संगठन क्या होगा? कोशिकीय होगा, या उत्तकीय होगा, या उत्तक तंत्रीय होगा, या अंग होगा। आप समझ पा रहे हैं ना भाई? किसी ना किसी प्राणी का शरीर का संगठन, यानी वो किससे मिलकर बना हुआ है। तो या तो वो क्या, किसका संगठन क्या होगा बच्चों? या तो कोशिकीय, या फिर उत्तकीय, या फिर उत्तक तंत्रीय। टिश्यू सिस्टम, उत्तक तंत्र। ओके ठीक है बच्चों? और ये संगठन केवल सजीव होता, निर्जीव में नहीं होता। अगला जो वर्धी विकास, हम सब जानते हैं सभी सजीवों में वर्धी होती है। बच्चों आप मुझे बता दीजिए, क्या गेहूं के खेत में जो बीज डालते हैं, क्या बीज डालने के बाद में 2-3 दिन बाद में गेहूं का पादप का विकास होता नहीं होता है?
होता है। होता है। Very good. या आप अपने आप को देख लीजिए बच्चों, जब हमारे घर में जो कोई नवजात छोटे बच्चे का जन्म होता है, हमारा आपका भी होता है, मेरा भी होता है, तो हमारा तब से लेकर अब तक लगातार क्या हो रहा है? वृद्धि हो रही है। वेरी गुड। क्या आपके शरीर के अंदर कोशिका विभाजन कर रही है? कर रही है। और कोशिका विभाजन करने से नई कोशिका जन्म भी ले रही है और पुरानी कोशिकाएं मर भी रही है। तो ये गुण केवल क्या ये गुण इस मार्कर में? नो सर। नहीं हो रही। मार्कर पेन 10 दिन पहले या 1 साल, अगर मैं इस मार्कर पेन पे 1 साल बाद देखूंगा तब इतना रहेगा या बड़ा हो जाएगा? इतना ही रहेगा। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप 2 साल बाद में इतने रहेंगे या थोड़ा चेंज आएगा? चेंज आएगा। आगे ना, आप जानते हो जंतु को बाद में देखा होगा आप लोगों ने, तो ये इनमें कौन सा गुण होता है बच्चों? वृद्धि का। मतलब वृद्धि मतलब उनके आकार, उनके वजन, उनके क्षेत्रफल, उनके माप आप में क्या होती? वृद्धि होती। ओके। अच्छा, अगला उपापचय क्रिया। सभी सजीवों में कौन सी क्रिया होती है बच्चों? उपापचय क्रिया होती है। अपघटन, संश्लेषण, अपचय, उपचय, वैक्षेपण, अवशोषण, अंतःग्रहण। ओके। जिसे आप जानते हैं एक कोशिकीय जीव भी क्या भोजन खाते हैं क्या? हाँ, जो मैं बता दूं बच्चों, एंडोसाइटोसिस। हाँ, याद करो, जैसे आप लोग भोजन खाते हैं वैसे ही क्या किसी गाय को, भेड़ को, बकरी को आपने खाना खाते हुए देखा? यस सर। आते ही है। अब बात आती है। हाँ सर। ओके। तो ये अच्छा, अब आ जाओ उत्सर्जन। सजीव क्या करते हैं बच्चों? अपशिष्ट पदार्थों, सजीवों में उच्च जैसे हम लोग सभी अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर त्यागते हैं क्या? तो बहुकोषीय प्राणी की बात हम करें, चाहे पादप हो चाहे जंतु, जो बच्चों पादप भी अपने उत्सर्जी भागों को शरीर से बाहर निकाल, देखा होगा गोंद, टैनिन, रेजिन। आप देखो बच्चों बरगद के पेड़ में या नीम के पेड़ में या बबूल के पेड़ में देखो तने में एक ब्लैक कलर का वो निकलता है, जिसे हम गोंद बोलते हैं। तो ये उनका क्या बच्चों? यस सर। अपशिष्ट पदार्थ है, जिसे हम लोग हम क्या त्यागते हैं? मलमूत्र त्यागते हैं, मल त्यागते हैं, स्वेट पसीना त्यागते हैं। ये सब हमारी बॉडी का क्या है? उत्सर्जी अंग है। पशु और क्या त्यागते हैं? गोबर है। तो ये उनके शरीर में पाई जाने कौन सी क्रिया? उत्सर्जन। और कौन सी क्रिया करते हैं बच्चों? श्वसन। समझ आ रहा है क्या? श्वसन है, पाचन है, ये सारी क्रियाएं करते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं? ये अरे जैव विकास। सभी सजीवों के अंदर जैव विकास, और जैव विकास बच्चों कौन सी गति है? सतत और मंद गति। सतत और मंद गति। और भविष्य में जाकर उसी सजीव की क्या किसका विकास होता है? नई जाति का। बच्चों थोड़ा टाइम कम है, नई जाति विकास होता नहीं होता? क्या नई जाति के उत्पन्न करने का गुण केवल सजीव में है, निर्जीव में थोड़ी है? निर्जीव की कोई सजीव में होती नहीं। अच्छा, अब जो जनन, सदियों में अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्रिया होती है बच्चों। यस सर। और क्रिया क्या होते हैं? जनन होते हैं, जैसे गाय द्वारा, भेड़ द्वारा भेड़। जीवाणु द्वारा किसका जनन होगा? में नहीं होती। जीवाणु द्वारा किसका जनन होगा? जीवाणु का। वायु द्वारा वायरस, प्रोटोजोआ, मानव द्वारा मानव, गाय द्वारा गाय, बिल्ली द्वारा बिल्ली। जैसे मक्का के बीज को खेत में डालते हो तो किसके पौधे उगते हैं बच्चों? नए मक्का के। वो कौन सी क्रिया हुई? जनन, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन हुआ। और ये गुण केवल किसके अंदर है? सजीवों में। क्योंकि प्रत्येक सजीव अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्रिया करता है, और उसकी संतान जो होती है, संतति, वो भी वृद्धि और विकास करके अपने जनकी की तरह जनन क्रिया करती है क्या? हाँ। ओके बच्चों। यस सर। ये सारे गुण किसके हैं? सजीव के। अब अगला पॉइंट आ जाओ, उत्तेजनशीलता। तो उत्तेजनशीलता का मतलब बच्चों कि सजीव होते हैं। बच्चों किसी का ऑडियो चालू है? हाँ, जो सजीवों में उत्तेजनशीलता का मतलब होता है कि सजीव जो होते हैं बच्चों, अपने बाहरी वातावरण में होने वाले जो परिवर्तन होते हैं ना, उनके यानी उनके प्रति क्या करते? अनुक्रिया दर्शाते हैं। जैसे मैंने आपको कहा, कॉमन सी बात है, जो बच्चों ध्यान सुनना, जब बाहर बरसात आती है तो क्या बरसात आने की जानकारी आपको लगती नहीं लगती है? लगती है सर। गर्मी की, ठंड की, ये सारी। तो आप उन सभी वातावरण में यानी आपके शरीर के बाहर होने वाली तमाम अनुक्रियाओं या क्रियाओं के प्रति अनुक्रिया करते हैं क्या? और उसके प्रति अपने आप को क्या करते हैं? अनुकूल करते हैं। क्या करते हैं? अनुकूल। जैसे जलीय पादप जो होते हैं वो जल के प्रति अनुकूल है, मरुस्थल में मरुस्थलीय पादप। ओके। तो हर सजीव में अपने बाहरी वातावरण में रहने के लिए कुछ ना कुछ अनुकूलता पाई जाती है क्या? तो ये अनुकूलताएं ही क्या करती है? उनकी उत्तेजनशीलता। समझ आ गया आपके? अब आ जाओ समझता सर, एक बार फिर से बताना। वापस सुनो। जो उत्तेजनशीलता का अर्थ होता है बच्चों, उत्तेजनशीलता का अर्थ होता है बच्चों, इसको थोड़ा ध्यान दो, एक्साइटेड भी कह सकते हैं, उत्तेजनशीलता करते हैं
प्रत्येक सजीव में अपने बाहरी वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया करने का गुण पाया जाता है। अब जैसे मैंने आपको बताया, जैसे ये आपका ये डस्टर है, क्या बच्चों इस डस्टर को पता लग रहा है क्या कि हवा लग रही है, ठंड है कि गर्म है? क्या इसको पता है? नो सर। क्या मैं इस मार्कर या इस डस्टर को अगर मैं टच कर रहा हूँ, देखो मैं टच कर रहा हूँ या इसको मैं पीट रहा हूँ, तो क्या ये रो रहा है क्या? नहीं अब तो आ गया। आप उसी पर आप अपने आप को आप देख लीजिए, अगर आप सजीव हैं तो सजीव बच्चों अपने बाहरी वातावरण है, जैसे मैंने बताया, क्या आप रंग पहचान सकते हैं? यस सर। ध्वनि को, आवाज को, भूख को, प्यास को, पीड़ा को, ये सभी इन सभी के लिए प्रतीक। जैसे बच्चों मैं आपको कोई पर्सन बोलता हूँ तो मैं पूछता हूँ बच्चों आपको सुनाई दे रहा है? तो आप बोलते हैं हाँ सर। Yes, sir. आप जो हाँ बोल रहे हैं वो आपका क्या है? उत्तेजनशीलता। चिल्का। ओके? जब आपको बच्चों भूख लगती है तो आप क्या करते हो? खाना खाते हैं सर। आवाज। तो भूख लगना क्रिया और उस क्रिया के प्रति आपने क्या की? अनुक्रिया। जब आपकी बच्चों जब आपकी कोई हालपिन, अच्छा बच्चों जब कभी आपको चोट लगती है तो चोट लगने पर आप रोते हो या हंसते हो? सर रोते हैं। तो रोना आपका क्या है? अनुक्रिया। अब तो आ गया। जब आप प्यासे हैं तो प्यास लगने पर आप व्याकुल होते हैं, पानी पीते ही आपको थोड़ा सा क्या मिलता है? रिलैक्स मिलता है, अच्छा लगता है, वही बात है। तो ये सब कौन से गुण कहलाते हैं? उत्तेजनशीलता। ठीक है, ओके। और प्रत्येक सजीव अपने वातावरण में जीवित रहने के लिए विशेषता उत्पन्न करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? अनुकूलनता। क्या बोलते हैं? अनुकूलनता। जैसे आप ध्यान दो, जलीय पादप जल में रहते हैं और सड़ते नहीं है। क्यों? क्योंकि उनमें जल में रहने का गुण पाया जाता है। समझ आ रहा है क्या? जैसे मरुस्थलीय प्राणी Yes, की बात हम sir. करें, जैसे मरुस्थलीय प्राणी हमने सुना होगा आपने, मरुस्थलीय अगर बात है, मरुस्थलीय चूहा है, मरुस्थलीय बिल्ली है, या मरुस्थलीय आपका भेड़िया है, या मरुस्थलीय आपका ऊंट है या लामा है। क्या इस ऊंट के अंदर मरुस्थलीय डेजर्ट में रहने का या वहां की गर्मी को, वहां धूल को, मिट्टी को और ताप को और कम पानी को सहन करने का गुण उसके अंदर होता है क्या? हाँ। तो वो उसके अंदर कौन क्या है? अनुकूलनता। और मानव की बात हम करें, मानव एक ऐसा प्राणी बच्चों संसार का जो प्रकृति की किसी भी परिस्थिति में जीवित रह सकता है क्या? हाँ। यस सर। तो अपने दिमाग के द्वारा। क्या मानव बच्चों मुझे बता दीजिए, क्या मानव आज पहाड़ी क्षेत्रों पर रह रहे हैं? समुद्र के Yes, sir. किनारे, रेगिस्तान पर, ऊंचाई पर, जल के ऊपर, जल के बाहर रह सकते हैं ना मानव? अंतरिक्ष में जाए मानव तो आप क्यों? क्योंकि मानव में सबसे विकसित गुण कौन सा? उसका दिमाग, उसका मस्तिष्क। इसलिए मानव आज अंटार्कटिका और आर्कटिक या जो ध्रुवीय क्षेत्र होता है बच्चों जहां पर बर्फ पड़ती, बर्फ, क्या वहां भी मानव रह सकते हैं क्या? यस सर। तो मानव में अपनी बुद्धिमत्ता के या कौशल की वजह से सभी परिस्थितियों में रहने का गुण पाया जाता है। ठीक है, सब गुण क्या? उत्तेजनशीलता। अब अगर समस्थापन, अब समस्थापन का क्या होता है? प्रत्येक सजीव अपने बाहरी वातावरण में और आंतरिक वातावरण के बीच क्या बनाता है? संतुलन। यानी प्रत्येक सजीव चाहे वो एक कोशिकीय हो चाहे बहुकोशिक, इसको